हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंधा युग परिचयात्मक विवरण। जैसे कि आपको पता है कि UGC नेट का पेपर कैंसिल हो चुका है और उसके बाद जो है अभी दोबारा से आपका UGC नेट का एग्ज़ाम होगा। और साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी आ रही हैं, जैसे DSSB, TGT, PGT हिंदी की परीक्षाएं आने वाली हैं। तो उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और एक प्रश्न अंधा युग से जो है हमेशा एक आध प्रश्न जरूर पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि किस प्रकार का नाटक है, गीति नाट्य है। तो हम साथ साथ आज बात करेंगे कि इस नाटक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और इस बार UGC नेट में कौन सा प्रश्न आया था। और अंधा युग जो नाटक है, इसके जो लेखक हैं धर्मवीर भारती हैं। और कोई ही एग्ज़ाम ऐसा जाता होगा जिसमें इस नाटक से कोई प्रश्न न पूछा जाए। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि किस प्रकार का जो है UGC नेट में प्रश्न पूछा था। सेम यही प्रश्न था कि आपके ये जो इसके अंक हैं, ये अंधा युग नाटक के जितने भी अंक हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर 5 अंक हैं। लेकिन क्वेश्चन में जो है 4 ही अंक दे रखे हैं और चारों अंक जो है आपको कर्म से लगाने थे। तो ये दे रखे हैं कौरवी नगरी, अस्थामा का सत्य, पशु का उदय, गांधारी का शाप। इस प्रकार से आपको दिए गए थे और सारे आपको अरेंज करने थे ढंग से। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसका आंसर है कौरवी नगरी, सबसे पहला अंक है। उसके नंबर 2 पर आता है पशु का उदय, तीसरे नंबर पर अस्थामा का अरसत्य और फिर लास्ट में गांधारी का श्राप। ये 4 अंक है और एक 5वां अंक और है। ठीक है, तो उसके बाद ये इस तरीके का क्वेश्चन आपके UGC नेट एग्जाम में पूछा था। और लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि 5 अंक ये देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। सारा जो टॉपिक है, मैं काफ़ी अच्छा कंटेंट इसमें लेकर आई हूँ ताकि आपका एक भी प्रश्न न छूटे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस नाटक की और इसी वीडियो लेक्चर में हम इसे पूरा कर लेंगे। तो अंधा युग परिचयात्मक विवरण मतलब ये कि अंधा युग जो है एक गीति नाट्य है। ये गीत की फॉर्म में लिखा गया है। अगर आप कहें तो मैं इसे पूरा नाटक को भी आपको दिखा सकती हूँ, क्योंकि इस बार जो UGC नेट का जो एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत क्या था कि पंक्तियां बहुत पूछी गई हैं। जैसे कि अंधा युग नाटक है वो गीति नाट्य है, गीत के रूप में लिखा गया है। तो उसमें भी पंक्तियां हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी पंक्ति पहले आई और कौन सी पंक्ति बाद में आई, क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो ये मैं आपको दिखा दूंगी। मेरे पास इसकी PDF है। अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगी, तो कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो यहाँ पर हम इसका परिचय लेंगे कि कौन से इसमें पात्र हैं, कितने इसमें अंक हैं। ठीक है, क्या कुछ लेखक का इसमें कहना है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या कहना चाहता है, तो ये सारा आज हम इसमें जानेंगे। शुरुआत करते हैं। अंधा युग डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक नाटक है। सबसे पहला तो यही ध्यान रखना है कि अंधा युग जो है 1954 में धर्मवीर भारती द्वारा रचा गया था। इसकी रचना की गई थी। अब धर्मवीर भारती जी की जो समय सीमा है, कई बार एक बार TGT PGT एस्टेट में ये भी पूछा गया था कि धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ, तो ये 1926 में हुआ और 1997 में इसकी मृत्यु हो गई थी। द्वारा रचित एक बहुचर्चित गीति नाट्य, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये गीति नाट्य अंधा युग जो है एक गीति नाट्य है, जिसका कथानक पौराणिक एवं प्रख्यात होने पर भी आधुनिक मानव बोध एवं संवेदना से जुड़ा हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अंधा युग, जैसे कि आप इसके नाम को तोड़कर पढ़े, अंधा युग कैसा युग है? अंधा युग है। अब आप इसको कहाँ से, इस अंधे युग में सारी जो कहानी है महाभारत के समय से और उस महाभारत की कहानी के माध्यम से आज के समय में मनुष्य अपनी क्या संवेदनाएं जुड़ी हुई देखना चाहता है, जुड़ी हुई हैं। उस नाटक से आज क्या संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, उस माध्यम से आज कैसा माहौल है, उस माध्यम को दिखाते हुए और आज के संदर्भ में इसको बताया गया है। तो आसान शब्दों में यही था। ठीक है, तो आधुनिक मानव बोध मतलब एवं संवेदना से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर भारती ने अपनी प्रखर मेधा मतलब प्रतिभा, बुद्धि का परिचय देते हुए मिथ की आवरण में समसामयिक समस्याओं को प्रस्तुत कर इस दृश्य काव्य को विचार और चिंतन के स्तर पर स्तुत्य बना दिया है। क्या कहा है कि परिचय देते मिथ की आवरण, मिथ्या होता है झूठा, झूठे आवरण में समसामयिक होता है जैसे कि करंट में जो समस्याएं हैं इनको प्रस्तुत करते हुए
इस नाटक में इन्होंने क्या किया, एक तो मिथ के आवरण को दिखाया गया कि किस प्रकार चारों तरफ झूठ का बोलबाला है और किस प्रकार की समस्याएं, मतलब तत्कालीन आजकल करंट में जो समस्याएं हैं उनको इस नाटक के माध्यम से धर्मवीर भारती जी ने इस नाटक के अंदर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दृश्य काव्य है, आपको पता है कि नाटक के अंतर्गत आ गया तो ये दृश्य काव्य है, तो ये ध्यान रखना है। इस दृश्य काव्य में जिन समस्याओं को उठाया गया है उनके सफल निर्वाह के लिए महाभारत के उत्तरार्ध की घटनाओं का आश्रय ग्रहण किया गया है। मतलब ये जो समस्याएं आप कवि जिन पर प्रकाश डालना चाहता है उन समस्याओं को उठाकर इन्होंने क्या किया है कि महाभारत के उत्तरार्ध एक पूर्वार्ध, ठीक है, उत्तरार्ध की जो घटनाएं हैं उनका सहारा लेकर उन्होंने इस नाटक को लिखा है। इस कृति में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक के घटना काल को समेटा गया है। अब इसमें क्या क्या दिखाया गया है कि जब से महाभारत, आपको पता है महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिन तक चला था, लेकिन कृति का मतलब रचना, ये जो रचना है अंधा युग नाटक, इसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर वहां से वर्णन शुरू किया है लेखक ने, और उसके बाद प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु, मतलब महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर और कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण के जितने भी घटना काल था या जो भी घटनाएं घटी हुई उन सभी को इस नाटक के अंदर लिया गया है और केवल उन्हीं पात्रों का चयन किया गया है जो रचनाकार को अपनी बात कहने के लिए आवश्यक जान पड़े। अब आपको पता है कि महाभारत में तो काफी वो थे, पात्र थे, लेकिन यहाँ पर केवल लेखक ने उन्हीं पात्रों का चयन किया है जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। इस पौराणिक आख्यान को, मतलब अब अंधा युग नाटक आपसे पूछ ले तो एक पौराणिक आख्यान है। इस पौराणिक आख्यान को नवीन भावबोध से संपृक्त करने में भारती जी को सफलता प्राप्त हुई। मतलब इस पौराणिक कथा को, पौराणिक आख्यान को नवीन भावबोध, मतलब आज के भावबोध में दिखाने का प्रयास किया है और पूरी इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। वही इस कृति की महानतम उपलब्धि कही जा सकती है। निजी अनुभूति, निजी मतलब खुद जो अनुभव किया भारती जी ने व्यापक सत्य के रूप में प्रस्तुत कर पाना। देखो, एक मैं कोई चीज महसूस कर रही हूँ, मैं ये शब्द समझा रही हूँ आपको इस लाइन का, क्या हुआ कि निजी अनुभूति को व्यापक सत्य के रूप में प्रस्तुत कर पाना रचनाकार की सफलता का मानदंड होता है। मतलब मैंने खुद एक महसूस किया कि देखो यार, आज के समय में कैसा कुछ माहौल हो रहा है, भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन हो रहा है, एक दूसरे की जागीर छीन रहा है, गला काट रहा है। तो खुद की जो निजी अनुभूति थी उसको एक बहुत बड़े व्यापक लेवल पर एक सत्य के रूप में इसे प्रस्तुत किया धर्मवीर भारती जी ने, और यही इस रचनाकार की सफलता का मानदंड होता है। ठीक है, युग की वेदना भोग कर, वेदना मतलब दुख पीड़ा, जो सत्य भारती जी ने प्राप्त किया है उनके अनुसार। अब देखो, ये कथन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई बार पूछ लेते हैं कि ये कथन किस नाटक का है, किसने कहा। ठीक है, तो धर्मवीर भारती जी के अनुसार, वह अकेला मेरे कैसे हुआ, वह अकेले मेरा कैसे हुआ। एक धरातल ऐसा भी होता है जहां निजी और व्यापक, निजी तो मतलब एक खुद एक इंसान से संबंधित, और व्यापक मतलब बहुत सारे बड़े लेवल पर का बाह्य अंतर मिट जाता है, वे भिन्न नहीं रहते। कह रहा कि मतलब कवि यहाँ पर लेखक जो है ऐसा महसूस कर रहा है कि एक ऐसा भी धरातल है जहाँ पर जो हमारी निजता होती है और जो व्यापक होता है दोनों इस तरीके से मिल जाते हैं कि उनका जो अंतर है ये बीच का ये समाप्त हो जाता है और वे भिन्न नहीं होते। यद्यपि अंधा युग के पात्र पौराणिक हैं, तथापि आधुनिक संदर्भों की प्रासंगिकता का वहन करते हैं। उनमें मनोवैज्ञानिक और मिथ के धारणा का संयोग हुआ है। वे ऐतिहासिक चरित्र होते हुए भी विशिष्ट मानसिक प्रवृत्तियों, अंतर्ग्रंथियों एवं दृष्टिकोणों के प्रतीक है। मतलब आज के जो पात्र हैं वो जो पौराणिक आख्यान के जो पात्र हैं वो आज के समय में मानसिक प्रवृत्तियों, अंतर्ग्रंथियों एवं दृष्टिकोणों के प्रतीक हैं। सत्य तो यह है कि प्रतीकात्मकता अंधा युग के नामकरण में, कथा तत्वों में एवं पात्रों में सर्वत्र व्याप्त है। क्या कहा इन्होंने? सत्य तो यह है कि प्रतीकात्मक मतलब एक प्रतीक के रूप में समझाने की कोशिश की है। डायरेक्ट उस बात को न कहकर
प्रतीक का प्रयोग किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा हिंदी में प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, तो प्रतीकों के माध्यम से अंधा युग के नामकरण में, कथा तत्व में, देखो इसको महाभारत नाम न देकर क्या नाम दे दिया, उस युग को अंधा युग दे दिया, तो ये भी एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। तथा कथा तत्वों में एवं पात्रों में सर्वत्र व्याप्त है, इसीलिए अंधा युग महाभारत की कथा के एक अंश का पुनराख्यान मात्र न होकर मानव के अंतर जगत को अभिव्यक्त करने वाली कृति के रूप में बहु प्रशंसित एवं बहुचर्चित रही है। अंधा युग का प्रकाशन ये यहाँ पर आ गया है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं कि लेकिन देखो इस बार आपने यूजीसी नेट का एग्जाम देखा होगा या आप पीजीटी लेवल का स्टेट का एग्जाम भी आप देख रहे हैं, तो उससे आपने यही पता लगाया होगा कि सीधे सीधे डायरेक्ट प्रश्नों को आप पढ़कर एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। आजकल जो है काफ़ी मुश्किल हो रहा है पेपर को क्वालिफाई करना, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो बीच में से कंटेंट उठाता है, एक रेखीय प्रश्न न उठाकर मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है कि वो आपका दिमाग वहाँ पर घूम जाता है। अगर आपने पूरे नाटक की डिटेल पढ़ रखी है, उसके कंसेप्ट को आपने समझ रखा है, तो आसानी से आप प्रश्नों का जवाब दे देंगे। अब टीजीटी जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंधा युग रचना जो है वो किसकी है, तो धर्मवीर भारती की है, जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ। तब से लेकर अब तक यह कृति अपनी विषय वस्तु एवं शैली शिल्प के कारण बहुचर्चित रही है। अंधा युग का कथानक क्या होता है, जो मेन नायक होता है जिसी के चारों तरफ सारे नाटक की कथा वस्तु घूमती है। ठीक है, अंधा युग का कथानक जो है महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक के कालखंड को अपने में समाविष्ट किए हुए हैं। नाटक के प्रारंभ में मंगलाचरण के उपरांत ये उद्घोषणा की गई, मतलब नाटक की शुरुआत की जाती है, मंगलाचरण होता है, मतलब कुछ गीत गाए जाते हैं। उसके बाद ये उद्घोषणा की गई कि इस कृति में उस युग का वर्णन किया गया है जब धर्म अर्थ हास्योन्मुख मतलब हास मतलब पतन, जब धर्म और अर्थ दोनों का, ये धर्मवीर जी ने जो नाटक आप देखेंगे, अगर आप कहीं कमेंट करेंगे तो मैं वो नाटक आपको जरूर दिखाऊंगी। नाटक के प्रारंभ में मंगलाचरण है, उसके बाद उद्घोषणा की धर्मवीर भारती जी ने और कि मैं उस युग का वर्णन किया गया है इस नाटक में जब धर्म और अर्थ का पतन हासोन्मुख होंगे और सत्ता उनके हाथ में होगी, जो पूंजीपति है। अब आपने देखे होंगे कि जो पांडवों का राज्य था वो सारा जो है कौरव हड़पने की कोशिश करते हैं, और इतने सारे लोग होते हैं, धृतराष्ट्र है, द्रोणाचार्य है, विदुर है और गांधारी है, कितने सारे पात्र हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो पांडवों का साथ दे सके, सत्य का साथ दे सके और उनकी तरफ उनका पक्ष ले सके। तो इस प्रकार से यही कहा जा सकता है कि आजकल जब धर्म और अर्थ का जो हास हो जाएगा, पतन हो जाएगा, तब क्या होगी, जो देश की सत्ता है वो केवल पूंजीपति लोगों के हाथ में होगी। अब जैसे आज के माहौल में भी आप देख रहे हैं कि आज की सत्ता जो है पूंजीपति लोगों के हाथ में है। नकली चेहरे वालों का महत्व मिलेगा, मतलब वास्तविकता का कोई महत्व नहीं रहेगा, ये दिखाना चाहता है कवि ने ये उद्घोषणा की शुरू में ही कि नकली चेहरों वालों का महत्व मिलेगा, राज शक्तियां लोलुप्त होकर जनता का शोषण करेंगी, मतलब जो राज शक्तियां हैं, जो राजाई हैं, जो राजा के दरबार के लोग हैं, वही लोग लोलुप्त होकर मतलब छुप कर क्या करेंगे, जनता का शोषण करेंगे। जनता उनसे पीड़ित होकर गुफाओं में छिपती रही फिरेगी, जैसे कि पांडवों को वनवास मिला था, ठीक है, वो पीड़ित होकर क्या किया, गुफाओं में छिपते फिरे। ये गुफाएं सचमुच की गुफाएं न होकर, अब देखो उसके माध्यम से बताया है कि जब पांडवों को वनवास मिला तो गुफाओं में छुपे, ठीक है, घूमते फिरे जंगलों में, लेकिन आज के मानव के युग में देखें तो वो गुफाएं जो हैं सच की गुफाएं नहीं है, वो मनुष्य के हृदय की गुफाएं हैं। मनुष्य क्या करेगा, बाहरी आवरण से पूरी तरीके से जब कुंठित हो जाएगा तो अपने मन के अंदर सिमट कर रह जाएगा। महाभारत का युद्ध भी एक ऐसा ही युद्ध था, एक ऐसे ही युद्ध की कथा थी जिसमें मर्यादाओं की डोरियां उलझी हुई थी, जिसे सिर्फ कृष्ण ही सुलझा सकते थे। उनके अतिरिक्त शेष सब अंधे थे, पथभ्रष्ट थे, वे सब अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी थे। ठीक है, ये कथा उन्हीं अंधों की कथा है या फिर अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है। भारती जी
इसका उल्लेख इन शब्दों में करते हैं। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, ये भी अंधा युग नाटक की पंक्तियां हैं, इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लें। पर शेष अधिकतर है अंधे का, कि अधिकतर अंधे ही हैं। पथभ्रष्ट आत्महारा विगलित अपने अंतर के अंध गुफाओं के वासी, ये कथा उन्हीं अंधों की है या कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। तो इसका ये जो शब्दार्थ है ये पूरा मैंने अभी यहाँ पर बता दिया आपको। और इस गीति नाट्य में कुल 5 अंक है। देखते अब इसमें 5 अंक प्रश्न यहाँ से बना था, इस बार यूजीसी नेट के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ये गीति नाट्य है और इसके अंतर्गत 5 अंक हैं। 3 अंकों के बाद एक अंतराल है और 5वें अंक के बाद समापन है। यानी कि आपसे अंक पूछे तो आपको 5 ही बताने हैं। इनके नाम भी रचनाकार ने इस प्रकार दिए हैं और अंकों के नाम कौन कौन से हैं। एक तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम में तो ये पूछा जा सकता है कि अंधा युग नाटक में कितने अंक हैं, तो 5 हैं। पात्र कौन कौन से हैं, कब प्रकाशन हुआ, किस प्रकार का नाटक है, तो गीति नाट्य है, 1954 में प्रकाशित हुआ। 5 इसमें अंक है। अब अंक जो है इनका कर्म हम देखते हैं। तो पहला अंक है कोरवी नगरी। तो सबसे पहले कोई भी कहानी होगी तो एक नगरी है, उस नगरी के अंदर क्या होता है, पशुओं का उदय होता है। मतलब मनुष्य की जगह क्या होता है, पशुओं का उदय होता है। मनुष्य को ही यहाँ पर पशु कहा गया है, तो कोरवी नगरी है और पशुओं का उदय। तीसरा अंक जो है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। ये आपको पता होगा कि अश्वत्थामा मारा गया छल से, ये बात बोली गई थी महाभारत के युद्ध में। और जब ये धृतराष्ट्र के मुंह से सुनता है, द्रोणाचार्य का बेटा था अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र वो कहते हैं कि धृतराष्ट्र नहीं सॉरी युधिष्ठिर के मुंह से, जब धृतराष्ट्र ये कहता है कि जब मैं युधिष्ठिर के मुंह से सुन लूंगा ये बात, धृतराष्ट्र नहीं सॉरी द्रोणाचार्य ये कहता है कि जब मैं युधिष्ठिर के मुंह से ये सुन लूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया तभी मैं इस बात पर विश्वास करूंगा। और वहां पर भी थोड़ा सा छल किया जाता है, लेकिन ये छल सत्य के लिए था। और बोलते हैं कि युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया नर नहीं कुंजर, लेकिन इससे नर नहीं कुंजर ये बात तो सुनी भी नहीं द्रोणाचार्य ने, और उससे पहले उसने अपने अस्त्र त्याग दिए थे, ऐसी उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी। तो ये आपको ध्यान रह जाएगी। जैसे कि महाभारत किस कहाँ पर हुई, कोरवी नगरी से शुरुआत होती है, पशुओं का उदय होता है, उसके बाद अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है, उसके बाद गांधारी का शाप है, और फिर 5वां अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो 5 आपको याद रखना है। अभी इसने बताया था कि 3 अंकों के बाद एक अंतराल है और चौथे और 5वें अंक के बाद समापन है। यहाँ पर समापन है प्रभु की मृत्यु। ठीक है, तो ये अंतराल का नाम है पंख पहिए और पटियां, और प्रभु की मूर्ति ये समापन का नाम है। ठीक है, तो 5 अंक हैं। अंधा युग का कथानक पौराणिक होते हुए भी नवीन युगीन चेतना से संपृक्त है। अनेक देशी विदेशी महाकाव्य लिखे गए हैं। अधर्म और अन्याय पर धर्म एवं न्याय की विजय का उद्घोष करने हेतु, किंतु अंधा युग युद्धोपरांत मानसिकता का काव्य है, जिसमें विजय पांडवों की हुई, लेकिन जीवन का समग्र ढांचा नीति अनीति, सत्य असत्य, न्याय अन्याय आदि छत विछत हो चुका था। कह रहा है कि इस युद्ध के अंदर क्या हुआ कि युद्ध तो समाप्त हो गया, और लेकिन युद्ध के उपरांत जो मानसिकता थी लोगों की, पांडवों की विजय तो हो गई, लेकिन जीवन का जो समग्र ढांचा था उसमें क्या आ गया था, नीति अनीति समावेश कर चुकी थी, सत्य की जगह पर असत्य का समावेश हो चुका था, न्याय की जगह पर अन्याय आदि छत विछत, ये सब जो नीतियां थी ये सब छत विछत मतलब खंडित हो चुकी थी। तो क्या बच रहे थे सिर्फ सवाल, आहत विकलांग सैनिकों की तरह, और बच रहा था विडंबना युक्त व्यंग्य। अंधे गलियारे में घूमते उन प्रहरियों की तरह जो घूम घूम कर रक्षा कर रहे थे उस कौरव महल की, जहाँ कुछ भी रमणीय नहीं था। कैसा था यह अजब युद्ध जिसमें जय किसी की भी नहीं, बस दोनों ही पक्षों को खोना ही खोना था। मतलब दोनों एक ही घर परिवार के लोगों में दोनों पक्ष बने हुए थे, और अब ये एक पक्ष मारा जाता है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को मारता है, दूसरा पक्ष पहले पक्ष को मारता है, तो भी मृत्यु घर वालों की ही हो रही थी। तो इस दोनों पक्षों में घर वालों को ही खोना था। तो ऐसा ही कुछ माहौल जो है हमारे आजकल चारों तरफ बना हुआ है। और ये मैंने अंधा युग जो नाटक है उसके जो आपके पात्र हैं वो मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। तो इसमें आपको देखो कंफ्यूज कर सकता है कि अधिकतर महाभारत के पात्र हैं,
लेकिन महाभारत में बहुत सारे पात्र थे, लेकिन जो सारे यहाँ पर नहीं है। तो हो सकता है कोई ऐसा पात्र दे दे और आप सोचेंगे कि ये तो महाभारत में था और फटाफट आप टिक कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसे ध्यान दें। अश्वत्थामा है, धृतराष्ट्र है, ये तो मेन है, कृतवर्मा है, संजय है, वृद्ध याचक, युधिष्ठिर है, विदुर है, कृपाचार्य है, युयुत्सु है और गूंगा भिखारी। उसके बाद है वृद्ध याचक और व्यास जी हैं, कृष्ण भगवान है, गूंगा भिखारी और बलराम। तो याद कैसे करेंगे? कृष्ण और बलराम है, वेद व्यास जी हैं और वृद्ध याचक है। उसके बाद संजय ने पूरा जो वर्णन है ये करके सुनाया था। युयुत्सु है और गूंगा भिखारी, कृतवर्मा, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य का आपने नाम सुना होगा, उनके कुल गुरु थे शायद, और युधिष्ठिर है, विदुर नीति के लिए जाने गए थे। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी द्रोणाचार्य का नाम नहीं है इन पात्रों में। तो आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए कोई 3 इनमें से देकर एक द्रोणाचार्य दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दुर्योधन का भी नाम नहीं है। और आप ये सोचेंगे कि ये अंधा युग तो भाई महाभारत वाले पात्र हैं, तो चाहिए भी सही होगा। तो आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो और ये मैंने आपको सारा बता दिया है कि किस प्रकार से आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार से, जब तक आपका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाती है, आप चाहते हैं कि एक एक टॉपिक हम इसी प्रकार से करवाते रहें, क्योंकि हमारा चैनल जो है थोड़ा नया है, तो हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक को कवर करते हुए यूजीसी नेट के सिलेबस की तरफ। और साथ ही साथ DSSB TGT PGT एग्ज़ाम के लिए भी मैंने लगभग जो है 16 क्लासेस जो है वीडियो अपलोड कर दी हैं। 16 क्लासेस के लिए मैंने वीडियो अपलोड 16 क्लास नंबर 1, 2 के नाम से मैंने डाल रखे हैं। ये सारी DSSB PGT हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने करवाई हैं। तो आप ये चाहते हैं कि क्लासेज और आगे कंटिन्यू करवाते रहें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसे लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।